दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि कौन सा प्रश्न या किस तरीके का पेपर आपके एग्जाम में इस बार आएगा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और लर्निंग डे पर आने वाली हर एक वो वीडियो जो अब आपके एग्जाम 22 जून तक आपको मिलने वाली है, वो सारी की सारी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि इस हर एक वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको सॉल्व करवाएंगे, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, हर बार आए हैं, ऐसे प्रश्नों को भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। उसी श्रृंखला में आज का ये वीडियो, जिसमें हम बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आए हुए पेपर के मैथ के पेपर को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न बताएंगे जो इस बार 2024 के एग्ज़ाम में आपके यहाँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम बिहार में आ सकता है। तो साथियों, अगर आप पहली दफ़ा लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए और ये PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएं। तो आ जाइए पहले प्रश्न से इस सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर के आता हूं। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ जो 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, उन मैथ के 30 प्रश्नों की तैयारी करवाने के लिए हम अब आपको 22 तारीख तक लगातार ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो अवेलेबल करवाते रहेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है 2018 का पेपर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मतलब 2018 के एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आ चुके हैं तो आगे भी या इस बार भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न कहीं ना कहीं ज़रूर आ सकते हैं। जो प्रश्न कह रहा 61 नंबर कह रहा कि यदि a इज इक्वल टू 4 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3 और v इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू 4 की पावर 6 है, तब आपको a इंटू बी का मान बताना है। और आपको ये 4 ऑप्शन इस तरीके से मिल जाएंगे। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना होता है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, आपको सबसे पहले इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। अगर कहीं पर भी गुणा होती है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। गुणा में घातें आपकी जुड़ जाती हैं। अगर कहीं पर भी भाग है तो भाग में घातें क्या होती हैं, आप कहोगे कि भाग में घातें आपकी घट जाती हैं। अब बस यही 2 पॉइंट अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। कहोगे आप कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर देखना दोस्तों, a की वैल्यू क्या है, 4 की पावर 5 है। b की वैल्यू क्या है, 7 स्क्वायर इंटू 4 की पावर 6 है। a इंटू बी का मान ज्ञात करना है। अगर आप यहाँ से a इंटू बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, a की वैल्यू आपका हो गया 4 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है आपके लिए, 7 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 6। मैंने आपको क्या बताया कि कहीं पर भी अगर गुणा है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ पर घातें सेम फैक्टर की जुड़ेंगी। जैसे 4 की पावर 5 यहाँ पर है और 4 की पावर 6 यहाँ पर है, तो घातें इनकी जोड़ जाएंगी। 4 की पावर 5 प्लस 6 हो जाएगा। इंटू है, इंटू लगा दो। 7 है तो 7 लिख दो। 3 है एक जगह घात 2 है, तो 3 प्लस 2 आपकी पावर हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 की पावर 6 और 5 11 इंटू 7 की पावर 3 और 2 5, 4 की पावर 11 गुणे 7 की पावर 5। जहाँ पर भी आपको मिल जाए वही हो जाएगा आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। और आप कहोगे सर हमें यह वैल्यू ऑप्शन नंबर ए पर मिल रही है, इसीलिए हमारे इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके के मैंने बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखे हैं, बिहार के एग्जाम में देखे हैं, यूपी के एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जैसे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है 4 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 3 दी गई है, यहाँ पर आपको x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 3 दे सकता है। मतलब कुछ भी अदर वैल्यू इसके प्लेस पर दे सकता है, बट कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है 4 की पावर और इधर 4 की पावर को ऐड कर देना है अगर गुणा करनी है, और 7 की पावर को ऐड कर देना है अगर गुणा है तब। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बट यहीं पर मैं आपको इस प्रश्न को चेंज करके देता हूं। अगर ए और बी दोनों की वैल्यू यही है तब आपको ए डिवाइडेड बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। और इसका आंसर आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 लिखना और उसके आगे इसका आंसर लिख करके बताना कि अगर ए डिवाइडेड बाई बी है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जितने भी साथियों के आंसर आएंगे उन सभी साथियों का नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताया जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है और इस प्रश्न को सभी साथी बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तन्मयता से देखेंगे, क्योंकि जो सीरीज एक चैप्टर होता है, यूपी में तो यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, बट बिहार में जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है कि 1 से 2 क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में सीरीज चैप्टर से ज़रूर बनते हैं। अब जैसे ये जो सीरीज कह रही है, कह रहा कि 21 + 24 + 27 ... 51 का मान क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, 324, 416, 396 और 288। सबसे पहले सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आपको वहाँ पर यह पता करना है कि कौन सी सीरीज है, किस प्रकार की सीरीज है। मतलब वो समानांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है या फिर हरात्मक श्रेणी है। जब तक आप इसको नहीं पता कर पाओगे तब तक आप उस प्रश्न को नहीं सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस प्रश्न को अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 21 है, 21 में 3 आपने जोड़ दिया, फिर आपको 24 मिल गया। 24 में फिर से 3 जोड़ दिया, आपको 27 मिल गया। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे तो मतलब गैप आपको हर जगह बिल्कुल इक्वल मिल रहा है। अगर गैप हर जगह बराबर है तो वह सीरीज आपकी समानांतर श्रेणी होती है, और जो गैप हमें मिलता है, जो डिफरेंस हमें मिलता है, उसे हम सर्वांतर बोलते हैं। उसको डी से लिखते हैं और डी की वैल्यू यहाँ पर आपको +3 मिल जाएगी। एक वैल्यू आपको मिल गई, डी का मान आपको 3 मिल गया, सीरीज आपको पता चल गई, श्रेणी आपको पता चल गई कि कैसी श्रेणी है, आपको हो गया समानांतर श्रेणी है। अब इस प्रश्न में क्या करना है आपको, प्रथम पद जो सबसे पहली वाली वैल्यू है वह आपका हो जाता है प्रथम पद, तो प्रथम पद का मान आपका 21 हो जाएगा। अंतिम पद जो सबसे लास्ट में है 51 है, यह आपका अंतिम पद हो जाएगा। इसको आप यल से भी लिख सकते हो, आप TN भी लिख सकते हो। और फिर यहाँ पर सर्वांतर आपको डी का मान आपको मिल गया था, कितना, 3 मिल गया था। इन सभी का योग आपको ज्ञात करना है, मतलब SN की वैल्यू ज्ञात करनी है। SN की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको N का मान ज्ञात करना पड़ेगा। N का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, उसके लिए बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, TN = A + N - 1 × D। TN की वैल्यू क्या है, 51 = A की वैल्यू 21 है, प्लस N की वैल्यू ज्ञात करनी है। N के प्लेस पर N रहने दो, -1 × D का मान 3 करके, 3 का जब आप अंदर गुणा कर दोगे तो 3n - 3 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, 3n - 3। ये 3 जब आप 21 में से घटाओगे तो 18 आ जाएगा, और 18 को जब आप अपोजिट डायरेक्शन में ला करके, मतलब 51 में से आप 18 घटा दोगे तो 51 - 18 = आपको 3n मिल जाएगा। और जब 51 में से आप 18 घटाओगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 11। 11 में से 8 जाएगा तब 3, यहाँ पर 4, 4 में से 1 जाएगा तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। 33 = 3n = 33 मिल जाएगा। जब यहाँ से आप n की वैल्यू निकालोगे तो 33/3 कर दोगे और n का मान आपको 11 प्राप्त हो जाएगा। बस मुझे लगता है कि आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। n की वैल्यू आपको मिल गई, a का मान आपको मिल गया, अंतिम पद आपको मिल गया, सर्वांतर आपको मिल गया। आप अब SN की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। ऐसे प्रश्नों में SN की वैल्यू ज्ञात करने का 2 फार्मूला होता है। मैं दोनों फार्मूला आपको लिख दूंगा। पहला तो ये होता है n/2 2a + n - 1 × D, ये पहला फार्मूला होता है। और जो इसमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिया गया हो, जैसे इस प्रश्न में 21 और 51 दोनों दिया गया है, उस प्रश्न को आप सिंपली n/2 a + l के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। a क्या होता है, प्रथम पद होता है, l क्या होता है, अंतिम पद होता है, n पदों की संख्या होती है। इस प्रश्न में आपको a का मान 21 मिल जाएगा, l का मान 51 मिल जाएगा, n का मान आपने 11 निकाला है। बस रख के आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। जो दूसरा वाला फार्मूला था उस पर जब आप रखोगे तो SN = n/2, n का मान 11/2 प्लस a + l, a की वैल्यू 21, l की वैल्यू 51। 21 और 51 जब आप कर दोगे 72 हो जाएगा, तो मतलब 11/2 गुणे 1 1 2 और 5 2 7 72 हो जाएगा। 72 में 2 से आप कट कर दोगे तो 26 दूनी 72, आपका 36 दूनी 72 हो जाएगा। आपको SN की वैल्यू क्या मिल गई, 11 गुणे 36। 36 में आप 11 से मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो 36 इधर और 36 इधर, 6 6 3 9 396 जहाँ पर मिल जाए वही आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 396 आपको ऑप्शन नंबर बी पर मिल जाएगा। इसलिए आपके इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार थम्स अप करके सभी साथी मुझे बताएंगे कि क्या यह प्रश्न आपको समझ आया। क्या यह बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड प्रश्न है। आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अगर सीरीज से प्रश्न बनता है तो कुछ इस तरीके का प्रश्न ज़रूर आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है।
अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, बिहार का जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें और कहाँ कहाँ से किस किस तरीके के प्रश्न आपके आते हैं, तो उसके लिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको ये प्रश्न समझ आ गया हो तो एक बार थम्स अप करके सभी साथी बता देंगे। और फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो, लर्निंग डे परिवार पर आप पहली दफ़ा जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, क्योंकि ऐसी बहुत बेहतरीन सी क्लास आपको पूरी क्लास बिल्कुल फ्री में इसी यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पर मिलने वाली है और लगातार आपको मिलेगी, आपके एग्जाम तक मिलने वाली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 63 अगर देखेंगे तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपका विभाजकता के नियम पर आधारित प्रश्न है और ऐसा प्रश्न में मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो लगातार रेगुलरिटी से पढ़ाई करते हैं वो भी कभी कभी मात खा जाते हैं, बट जिन बच्चों ने लर्निंग डे से पढ़ाई कर रखी है वो कभी भी ऐसे प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होने वाले, कभी भी उनका यह प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसी ट्रिक ही आपको बताते हैं, ऐसी चीज़ें ही हम आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम में आ सके। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एक संख्या m 25 से विभाज्य है। मतलब m कोई एक ऐसा नंबर है जिसको 25 से डिवाइड करने पर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर, जिसको हम शेषफल बोलते हैं। शेषफल हमारा कितना बचता है? तो शेषफल आपको हो गया 0 बचता है, क्योंकि कोई संख्या जब पूरी तरीके से विभाजित होती है तो उसका जो शेषफल आता है वो 0 आता है, ये सभी को पता है। कह रहा कि यदि m 25 से विभाजित है तो यदि m+5 इंटू m+1 को 25 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट। अगर m 25 से विभाजित है तो m+5 इंटू m+1 को 25 से विभाजित करने पर शेषफल आपका क्या बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? अगर दोस्तों आज के बाद कभी भी किसी भी स्थिति में आपको ऐसा कोई भी प्रश्न देखने को मिलता है तो उस प्रश्न को आपको सॉल्व कैसे करना है, बस मेरे साथ अगले 3 मिनट में आप ऐसे किसी भी प्रश्न को बहुत गजब तरीके से, बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करना सीख जाएंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ के थ्रू आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ऑफिशियल ग्रुप है, वहाँ पर पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाती है। साथ ही साथ आप हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, IM सौरभ ओझा 1 के नाम से। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी किसी भी प्रकार का कोई डाउट भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब अगर m 25 से विभाजित है तो इसके विभाजकता का बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। क्या है? m+5 है और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है? आपका m+1 है। जब आप इसको दोस्तों सॉल्व करोगे तो m का मल्टीप्लाई m में कर दोगे, m² हो जाएगा। फिर m का मल्टीप्लाई m 1 में करोगे, m हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई m में करोगे, 5m हो जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 5 हो जाएगा। मतलब आपको ये प्राप्त हो जाएगा m² + 5 × 6m + 5 आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। और इतना प्राप्त हो जाने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है? अब इसको आपको 25 से विभाजित करना है। बस यही अगर आपने समझ लिया तो आपका यह प्रश्न सॉल्व हो गया। सबसे पहले लाइन कह रहा कि m 25 से विभाजित है, मतलब जहाँ जहाँ पर m आपको मिल रहा है वो सारी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? 25 से विभाजित हो जाएंगी। m² है, मतलब m² आपका 25 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर, शेषफल 0 बच जाएगा। 6m है, अगर m आपका 25 से विभाजित है तो 6m भी 25 से विभाजित होगा। यहाँ भी शेषफल कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। आप बोलोगे कैसे? जैसे 6 3 से विभाजित है, सभी को पता है। अब अगर मैं 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6 दूनी 18 आएगा और 18 भी आपका 3 से विभाजित होता है। उसी तरीके से अगर m आपका 6 से, अगर आपका m जो है वह 25 से विभाजित है तो 6m जो है वह 6m भी आपका 25 से विभाजित होगा। m² का शेषफल 0 आपको मिल गया, 6m का शेषफल आपको 0 मिल गया। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। और यही 5 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर शेषफल की बात की जाती है, m+5 और m+1 को 25 से विभाजित करने के बाद आपको शेषफल 5 मिल जाएगा। और 5 किस ऑप्शन पर है? तो आप कहोगे सर 5 हमें ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है, इसीलिए हमारे इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा यह प्रश्न। अब मैंने इतना आसान तरीके से, इतने गजब तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें कह रहा कि x+5 x² + 7x + 10 अपान x + 3 x² + 10x + 25 का न्यूनतम पद होगा। न्यूनतम पद होने का मतलब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको काटा पीटी इसमें करना है, इसको आपको मिनिमाइज करना है।
सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न आपको मिलता है तो ऊपर जो वैल्यू है यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका आप गुणनखंड करिए। जब दोस्तों आप इसका गुणनखंड करने जाएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का गुणनखंड करेंगे तो दो ऐसी संख्या हैं जिनको जोड़ने पर 7x आ जाए और जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो 5 और 2 में जब आप 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। मतलब यह फैक्टर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इसको आप लिख सकते हो, यहाँ से यक्स आप कॉमन ले सकते हो। एक ब्रैकेट में आपका यक्स प्लस 5 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आपका x प्लस 2 हो जाएगा। मतलब इसका फैक्टर आपको प्राप्त हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। अब जहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 मिल रहा है उसके प्लेस पर आप एक ब्रैकेट में x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख सकते हो। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैं कट करता हूँ इसको। अब जो नीचे वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 को आप ध्यान से देखना तो आपका यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 को आप करोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दोगे। मतलब यह आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। a की वैल्यू हो गई आपकी x, b की वैल्यू हो गई 5। मतलब जहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 मिल रहा है उसके प्लेस पर आप x प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। आप चाहो तो इसका एक बार फैक्टर करके चेक कर लो। एक्स प्लस 5 के होल स्क्वायर का जब आप विस्तार करोगे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। ए की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, प्लस 2ab करोगे तो 2 गुणे 5 गुणे x कर दोगे तो 5 दूनी 10x आपको मिल जाएगा। जहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 है उसके प्लेस पर आप x प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ऊपर वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर लिया, नीचे वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर लिया। इन दोनों वैल्यू को उठा करके आपको इसी समीकरण में रख देना है। ऊपर सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, x प्लस 5 मिल रहा है। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपको एक ब्रैकेट में x प्लस 5 मिला था, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 मिला था। आपने लिख देना है अपॉन में x प्लस 3 है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 है। इसको हमने क्या निकाला था x प्लस 5 का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको होल स्क्वायर चाहे लिख दो या फिर आप दो जगह पे x प्लस 5 लिख सकते हो। जब आपने इतना कर दिया तो ऊपर आप देखोगे x प्लस 5 एक जगह है, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर x प्लस 5 है, इस x प्लस 5 से इस x प्लस 5 को कैंसिल कर सकते हो। आपके लिए सिंपली ऊपर बच जाएगा x प्लस 2 और नीचे बच जाएगा x प्लस 3। जहाँ पर भी आपको x प्लस 2 ऊपर x प्लस 3 नीचे मिल जाए वही आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपको यह प्रश्न ऑप्शन नंबर ए पर मिल जाएगा। इसीलिए आपके इस प्रश्न का जो सबसे सटीक, सबसे करेक्ट, सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। साथियों, इस तरीके से आप ऐसे चाहे जितने प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएं आप हर एक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। अब अगला जो प्रश्न है, आप क्वेश्चन नंबर 66 को होमवर्क के रूप में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 65 मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, बट क्वेश्चन नंबर 66 और क्वेश्चन नंबर 67 दो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। और जितने भी होमवर्क आपको दिए जाएं सभी होमवर्क को आपको सॉल्व करके उन सभी के आंसर हमें हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर भेजना है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 66 दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप क्वेश्चन नंबर 65 देखो। कह रहा दो व्यंजकों का मासा आपका कितना है, x प्लस 1 है और इनका लासा आपका x की पावर 4 माइनस 1 है। कह रहा यदि एक व्यंजक आपका x स्क्वायर माइनस 1 है तो दूसरा व्यंजक आपका क्या होगा। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, फार्मूला बेस्ड प्रश्न है और इसमें फार्मूला क्या यूज होता है, मासा। फार्मूला आप लिख लेना, मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा बराबर आपका फर्स्ट व्यंजक इनटू आपका सेकंड व्यंजक हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट व्यंजक दिया गया है, सेकंड व्यंजक निकालना है तो सेकंड व्यंजक इज इक्वल टू हो जाएगा LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट फैक्टर। LCM की वैल्यू भी है, HCF की वैल्यू भी है, फर्स्ट फैक्टर भी आपको दिया गया है। आपको दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेना। जब आप दूसरे व्यंजक का फार्मूला यहाँ पर रख दोगे तो मैंने दूसरे व्यंजक को fx2 मान लिया, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लिया कि ये दूसरा व्यंजक है। ऊपर आपका क्या हो जाएगा, लासा। लासा क्या है, x की पावर 4 माइनस 1 है इंटू आपका x प्लस 1 है और फिर पहला व्यंजक आपको कितना दिया गया है, x स्क्वायर माइनस का 1 दिया गया है। जब आप इस x स्क्वायर माइनस 1 को सॉल्व करोगे,
या फिर इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स की पावर 4 माइनस 1 को जब आप कैंसिल करने का ट्राई करोगे तो सबसे पहले आपको एक्स की पावर 4 माइनस 1 का गुणनखंड करना पड़ेगा, और इसका गुणनखंड करने के लिए आप एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपको ए माइनस बी मिल जाएगा। मतलब एक ब्रैकेट में आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा, और ये किसके प्लेस पर, एक्स की पावर 4 माइनस 1 के प्लेस पर मिल गया। अब अगर इस एक्स की पावर 4 माइनस 1 के प्लेस पर आप लिख देते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 सिंपली आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बस यहीं पर हो गया आपका प्रश्न सॉल्व। आपको ऊपर मिल गया एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में ऑलरेडी एक्स प्लस 1 दिया गया है। जहाँ पर आपको ये वैल्यू मिल जाए वही आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम देखते हैं कि ये आपको कहाँ पर मिल रहा है, तो ये जो नीचे जो भी चीज़ें मैंने आपके लिए लिख रखे हैं इन सारी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट आंसर के रूप में मिल जाएगा। मतलब हमारे इस प्रश्न का अगर करेक्ट आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से आप इस प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हो। इनमें जो फार्मूला यूज हुआ मैंने आपको बता दिया। अगर इन फार्मूला पर आधारित कोई भी प्रश्न आता है तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सभी साथी इसका जो सॉल्यूशन होगा मुझे मेरे इस इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर शेयर करेंगे, IMSAURABHOJHA1 पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पर इस प्रश्न का सलूशन भेज सकते हैं, जिनमें कह रहा है ये दो व्यंजकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुना तथा अंकों के गुणनफल का 3 गुना हो तो संख्या आपको बतानी है। बहुत आसान है, बहुत गजब का प्रश्न है, मैक्सिमम टाइम रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। अगला जो प्रश्न है वह कुछ इस तरीके से है, 66, 67 और 68 इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनको भी आपको उसी इंस्टाग्राम आईडी पर भेज देना है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, आज की क्लास बस यहीं तक। आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास, ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कम से कम अपने 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दो, ताकि लर्निंग डे चैनल जिस तरीके से आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके माध्यम से भी लर्निंग डे परिवार का, लर्निंग डे चैनल का सपोर्ट हो सके, और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लगातार अवेलेबल करवाते रहे हैं, अभी भी हम करवा रहे हैं, और आगे भी हम आपको अच्छी सी चीज़ें ऐसे ही बेहतरीन तैयारी के लिए अवेलेबल करवाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर हमें बताएं। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।